हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है आईवीएफ का एक्सपीरियंस। मेरा आईवीएफ के साथ एक्सपीरियंस। जी हाँ, मेरा बेबी आईवीएफ चाइल्ड है। फ्रोज़न एम्ब्रायो से मेरे बेबी का बॉर्न हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मेरा फ्रोज़न एम्ब्रायो बेबी। दिस इज़ माई बेबी बॉय मलई भावसार। वो पहली बार आज यूट्यूब पे आया है। मैं उसका इंट्रोड्यूस आपको करा लेती हूँ। आपने अभी वीडियो में मेरे बेबी बॉय मलई भावसार को देखा। वो मेरा आईवीएफ बेबी है। आईवीएफ फ्रोज़न एम्ब्रायो से वो उसका बॉर्न हुआ है। उसके बॉर्न के टाइम पे उसका वेट भी अच्छा था, हेल्दी भी था और उसको ऑर्गन्स में कोई भी डिफॉल्सी नहीं है। तो आज मैं आपको मेरे आईवीएफ एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगी। कुछ सवाल के आपके मन में है उसके जवाब जो और मेरे आईवीएफ एक्सपर्ट से पूछे गए मेरे कुछ सवाल और लोगों ने मुझसे पूछे गए सवाल को लेकर मैंने आज एक लाइव वीडियो किया है। जिस को पता था कि मेरा आईवीएफ हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग टाइप्स के सवाल पूछे थे। कुछ नेगेटिव्स थे, कुछ पॉजिटिव्स थे। और मैंने मेरे आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान मैंने अपने आईवीएफ कंसल्ट से कुछ सवाल पूछे थे। और बहुत सारे ऐसे सवाल है आईवीएफ को लेकर, ऐसे मिथ्स है, ऐसी रियलिटीज़ है, ऐसी पॉजिटिविटी है जो शायद सोसाइटी को नहीं पता। वो मैं आप सबको बताऊँगी। आपके मन में आईवीएफ के बारे में सब कुछ जो भी है वो आज मैं क्लियर करूँगी मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे। बहुत सारे ऐसे सवाल है मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछे थे आईवीएफ के कॉस्ट कितना है। सबसे ज़्यादा पूछने वाला यही सवाल होता है कि आईवीएफ का कॉस्ट कितना रहता है, क्या आईवीएफ में पेन होता है, क्या आईवीएफ सर्जिकल है। आईवीएफ के बारे में जो भी कुछ सबके मन में है आज सब कुछ मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपके साथ क्लियर करूँगी। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मैंने आईवीएफ कंसल्टिंग में मैंने मेरे डॉक्टर से पूछे थे। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो सोसाइटी ने मुझसे पूछे थे। कुछ नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव भी थे। तो सारे सवाल के जवाब लेके मैं आज आई हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो में कि आईवीएफ के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सबसे पहले तो हम जानेंगे आईवीएफ क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजिंग मतलब कि आपके बॉडी के बाहर आपका बेबी का फर्टिलाइजिंग करना, मतलब कि प्रजनन उसका लैब में होता है। उसके बाद आपके यूट्रस में डालते हैं, उसको बोलते हैं आईवीएफ। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो हम जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में ऐसे बहुत सारे सवाल। तो सबसे पहला सवाल होता है क्या आईवीएफ हमारे लिए सेफ़ है। तो हाँ जी, बिल्कुल हाँ, आईवीएफ हमारे लिए बिल्कुल ही सेफ़ है। आईवीएफ कराने से आपको फ्यूचर में ऐसी कोई भी बीमारी या नहीं होती या आपके पार्टनर को भी ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होती। तो आईवीएफ 100% सेफ़ है। दूसरा क्वेश्चन है कि आईवीएफ कब और क्यों करवाना चाहिए, कौन से कपल को आईवीएफ सेंटर की विज़िट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा फूड बहुत चेंज हो गया है, हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हो गई है। हमारे ऑफिस के टाइमिंग, ऑफिस के स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलाइजन कोई भी एज के कपल में हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी मैरिज जब हुई है और उसके बाद आपने प्लानिंग किया और उसके 6 मंथ तक आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आप नॉर्मल से गायने को आप चेकअप के लिए दिखा सकते हो। उसके बाद आपके रिपोर्ट्स होंगे, आपकी मेडिसिन चलेगी। उसके बावजूद भी आपको और 6 मंथ निकल जाते हैं तब भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तभी आपको आईवीएफ सेंटर की विज़िट करनी है। ऐसे बहुत सारे कपल है जो इसकी एज कम है तो सब सोचते हैं कि इतनी कम उम्र में आईवीएफ नहीं करवाना है। मुझे भी बोला गया था कि तेरी एज इतनी नहीं है कि तू आईवीएफ सेंटर की विज़िट करे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारा फूड बहुत चेंज हो गया है, हमारा एटमॉस्फेयर भी बहुत चेंज हो गया है। हमारे ऑफिस के टाइमिंग, ऑफिस के स्ट्रेस की वजह से भी हमें इनफर्टिलिटी किसी भी एज में हो सकती है। तो आप कभी भी आईवीएफ सेंटर की विज़िट कर सकते हो, उसके लिए कोई भी एज नहीं है। और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि आपने ट्राइंग किया, प्लानिंग किया, उसके एक साल तक आपकी मेडिसिन चली, आपकी नॉर्मल से गायनेक के पास आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आपको आईवीएफ सेंटर की विज़िट करना है। वहाँ से आपको बहुत सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, आईवीएफ सेंटर की विज़िट करने जाएंगे तो हमारा सीधा आईवीएफ ही हो जाएगा, बहुत सारे उसके कॉस्ट लगेंगे जो हमारे पास नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आईवीएफ सेंटर की विज़िट पे जाओ और सीधा आपका आईवीएफ ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे भी वो स्टेप बाय स्टेप आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। आप में वो इनफर्टिलाइजन का रीजंस वो देखेंगे, रिपोर्ट्स करवाएंगे, बहुत सारे ऐसे लैब में उसका टेस्टिंग होगा। सबसे पहले आप में वो देखेंगे, वो उसका रीज़न ढूंढेंगे कि आपकी कौन सी
इनफर्टिलाइजन की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको उसको रीज़न मिल जाए कि इसकी वजह से उसको इनफर्टिलाइजिंग होता है, तो हो सकता है कि आपका नॉर्मल सी मेडिसिन की वजह से भी आपको प्रेगनेंसी रुक जाए। उस IVF से पहले भी एक ट्रीटमेंट होती है IUI, इन यूट्रस फर्टिलिटी, तो उसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप IVF सेंटर की विज़िट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीधे जाओगे और IVF ही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि IVF का कॉस्ट कितना है। सबसे ज़्यादा पूछने वाला मेरा क्वेश्चन, और मुझसे जो पूछा गया है सोसाइटी ने कि IVF का कॉस्ट कितना है, कितने में होता है। और मैंने फेसबुक पे भी देखा था, अलग अलग IVF सेंटर के पेजेस होते हैं, तो उस पर सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही रहता है कि IVF का कॉस्ट कितना है। तो उसके बारे में हम श्योर नहीं है। सबका अलग अलग होता है, सबका इनफर्टिलाइजन का रीज़न्स अलग अलग होता है, उसकी हिसाब से अलग अलग कपल्स के अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती है। तो उसके लिए सबके ट्रीटमेंट भी अलग होती है और उसका कॉस्ट भी अलग होता है। सबका रिपोर्ट्स भी अलग होते हैं और सबका अलग अलग कॉस्ट रहता है। तो उसके लिए हम यही बोलूँगी कि IVF का कॉस्ट हम श्योर नहीं है कि मेरा 2 lakhs में हुआ था तो उसका भी 2 lakhs में ही होगा, ऐसा नहीं है। सबका रीज़न्स अलग अलग होता है इनफर्टिलिटी का, और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग होती है, उसकी गाइडेंस भी अलग अलग होती है, उसके प्रिकॉशंस भी अलग अलग होती है, मेडिसिन भी अलग अलग होती है। तो सब कुछ अलग अलग कपल्स के इनफर्टिलिटी का अलग अलग रीज़न्स की वजह से सबका कॉस्ट अलग अलग रहता है। अगर मुझसे पूछा गया था कि तेरा कितने में हुआ, तो उसके लिए मैं नहीं बता पाऊँगी कि मेरा कितने में हुआ था। लेकिन मतलब सबकी मैं यही बोलूँगी कि अलग अलग इनफर्टिलिटी के रीज़न्स की वजह से सबका कॉस्ट, ट्रीटमेंट, मेडिसिन सब कुछ अलग अलग रहता है। तो मैं कॉस्ट के बारे में श्योर नहीं बता पाऊँगी। आई एम सो सॉरी फॉर। मुझे बहुत सारे कपल्स ने ऐसा सवाल पूछे गए थे कि हमें IVF सेंटर की विज़िट कब करनी चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि आपकी शादी जब हो है उसके 2 साल के बाद आपका प्लानिंग होता है। जब भी आपका प्लानिंग होता है उसके बाद आप वेट करो, 6 मंथ तक आप वेट करो नॉर्मल प्रेगनेंसी कन्विंस करने के लिए। उसके बाद आप नॉर्मल के गायनेक को दिखाओ, वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट करवाओ, आपकी मेडिसिन चलेगी, रिपोर्ट्स होंगे। उसके बाद भी आपके 6 मंथ और निकल जाते हैं और आपकी मेडिसिन या ट्रीटमेंट की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तब आप IVF एक्सपर्ट को दिखा दो। दूसरा सवाल है कि ऐसी कौन सी इनफर्टिलिटी की रीज़न्स की वजह से हमें IVF एक्सपर्ट का कांटेक्ट करना चाहिए, IVF एक्सपर्ट का कंसल्टिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इनफर्टिलिटी ऐसे कौन कौन से रीज़न्स है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, मेल इनफर्टिलिटी और मेल फर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी में होता है कि आपके बीज सही क्वालिटी और क्वांटिटी में ना बनना, आपकी ओवरीज की साइज़ पे भी डिपेंड करता है, आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होना, आपके यूट्रस की वॉल जो उसकी थिकनेस जितनी चाहिए उतनी ना होना, आपके पीरियड्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है कि स्पर्म के काउंट्स कितने होते हैं उस पर डिपेंड करता है। स्पर्म की फॉर्मेलिटी मतलब कि शुक्राणु की गति कितनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी, शुक्राणु की गति इतनी नहीं होती जो फैलोपियन ट्यूब में जाके वो फर्टिलाइज़ कर सके। तो वो एक रीज़न हो गया। स्ट्रेस की वजह से भी हमारी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। मेल इनफर्टिलिटी में सबसे ज़्यादा रीज़न यही होता है कि स्ट्रेस की वजह से भी वो सीधा डिपेंड करता है उसके स्पर्म काउंट्स, फॉर्मेलिटी, स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो अगर आप में कोई ऐसा रीज़न्स है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आप तब भी IVF के कंसल्ट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि मतलब मुझसे पूछा गया था कि हम IVF सेंटर कैसे सिलेक्ट करें। अब तो बहुत सारे IVF सेंटर आ गए हैं, तो हमें कैसे चूज़ करना है कि हमारे लिए परफेक्ट IVF सेंटर कौन सा है। तो मैंने देखा गया है फेसबुक पे बहुत सारे IVF
के पेजेस होते हैं, मैंने देखा है वहाँ पे 99 में IVF कंसल्टेंट 1.25 lakhs में आपको IVF हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जब IVF करवाना था, हमने डिसाइड किया था कि हमें IVF एक्सपर्ट की ज़रूरत है, अब हमें IVF का कांटेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं 5 IVF सेंटर पे गई थी। वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया मेरे लिए कौन सा सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी वही करो। आपको जब ठीक लगे कि मेरे लिए यही IVF सेंटर सही है, आप वहीं पे दिखा दो। आपने किसी ने बोला कि मैंने यहाँ पे IVF करवाया था, आप भी वहीं चले जाओ। मैंने यहाँ पे करवाया था, आप वहीं पे ट्रीटमेंट करवाओ। ऐसा डिसीज़न मतलब बेबी प्लानिंग मतलब हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न होता है। तो सडनली डिसीज़न मत लो कि आपको सडनली कोई भी आप IVF सेंटर पे जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू मत करवाओ। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे मिक्सिंग होता है। जी हाँ, ऐसा होता है। तो आप वहाँ पे बेझिझक आप पूछ लो कि यहाँ पे मिक्सिंग होता है या नहीं, ऐसे आप सिलेक्ट कर लो। जब मेरा IVF करवाना था तब मैंने 5 IVF सेंटर पर गई थी। उसके बाद मैंने मेरा IVF सेंटर सिलेक्ट किया था। मैंने मेरा IVF नोवा IVF एंड पल्स सेंटर से करवाया था सूरत में। मेरा IVF किया था अनिल जसानी सर और शीतल मैम असिस्टेंट डॉक्टर है, उसने मेरा IVF किया था। और नोवा IVF सेंटर के बारे में भी आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके कौन से IVF सेंटर पे विज़िट करना है। अगर हम पहली बार IVF सेंटर पे गए हैं तो हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा क्वेश्चन है कि IVF सेंटर पे ट्रीटमेंट कैसे होती है। हम कभी भी IVF सेंटर पे नहीं जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि IVF सेंटर पे एक्चुअल में होता क्या है, IVF सेंटर पे कैसी ट्रीटमेंट होती है। हम जब IVF सेंटर पे जाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा IVF होगा, कैसे ट्रीटमेंट होती है, उसके बारे में बताऊंगी। मैं दूसरे IVF सेंटर पे गई थी, वहाँ पे सिर्फ मैं पहले एक ही बार गई थी कंसल्टिंग के लिए और उसके बाद मैं नहीं गई थी। तो मैं आपको नोवा IVF एंड पल्स सेंटर के बेस पे ही आपको मैं बताऊंगी कि एक्चुअल में IVF सेंटर पे क्या होता है। सबसे पहले हम जब पहली बार IVF सेंटर पे गए थे, नोवा IVF सेंटर सूरत में है और वहाँ पे हम पहली बार गए थे। तो उसने हमारा बेस चेक किया था, हमारी जो ट्रीटमेंट चल रही थी गायनेक के पास उसकी उसने फ़ाइल चेक किया था। उसने शुरू से लेके एंड तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। मतलब कि हमें पहली ही बार में पता चल गया था कि हमारे साथ एक्चुअल में क्या होने वाला है। नोवा IVF सेंटर पे हम जब पहली बार गए थे तभी हमें पता चल गया था कि नहीं, यही हमारे लिए सही है। क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे जो हमें और IVF सेंटर पे नहीं पूछे गए थे। मतलब कि हमारे बॉन्ड टाइप पे हमें कोई डिसीज़ था, मेरे हस्बैंड को कोई डिसीज़ था, उसके बाद हमें कुछ मेजर प्रॉब्लम हुई थी। ऐसा मतलब छोटी से छोटी बात को लेके वो लोग श्योर थे। तो हमने तभी डिसाइड कर लिया था कि हमारा IVF या मतलब जो भी ट्रीटमेंट है हमारी इनफर्टिलिटी रिलेटेड या प्रेगनेंसी रिलेटेड वो यहीं IVF सेंटर से होगी। तो वहाँ पे होता है कि जब आप पहली बार IVF सेंटर पे जाओगे तो अब आपको सीधा नहीं बोलेंगे कि आपको IVF ही करवाना है तो हम IVF की ट्रीटमेंट ही स्टार्ट कर देंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उससे पहले मैं एक सेंटर पे गई थी, वहाँ पे मुझे सीधा बोल दिया गया था कि अगर आपको IVF करवाना है तो आपको 2 या 3 महीने में सीधा आपको IVF का रिज़ल्ट मिल जाएगा। जी नहीं, इसके लिए कोई भी श्योर नहीं कि आपको कितना टाइम लग सकता है IVF के रिज़ल्ट के लिए। 2 महीने तो हमारे ट्रीटमेंट और रिपोर्ट्स में ही निकल जाते हैं। रीजंस ढूंढते हैं इनफर्टिलिटी का, उसमें ही 2 महीने निकल जाते हैं। फीमेल के रिपोर्ट्स चेकअप होता है, मेल का रिपोर्ट्स चेकअप होता है, आपकी स्पर्म की SHG और SCG वो सब रिपोर्ट्स वहाँ पे होता है। आपकी ब्लॉकेज है या नहीं, बीज की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है, ऐसे में 2-3 महीने निकल जाते हैं। उसके लिए कोई भी श्योर नहीं है कि जितना टाइम मुझे लगा IVF करवाने में उतना ही टाइम आपको लगे। कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, कॉस्ट भी सबका अलग अलग होता है। तो वहाँ पे सबसे मैं आपको बताऊँगी कि ट्रीटमेंट कैसे होती है। सबसे पहले आपके इनफर्टिलिटी का रीज़न्स ढूंढते हैं कि मतलब आपका ऐसा कौन सा रीज़न की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। आपको ऐसे मेडिसिन दिया जाता है, ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं, वो करवाते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का रीज़न मिलता है। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट होती है, उसका मेडिसिन्स लेते हैं। उसके बाद वो वेट करते हैं 3 महीने तक कि क्या उससे मेडिसिन्स का फ़र्क पड़ता है। उसके बाद वो बोलेंगे कि आप नेचुरली ट्राई करो। शायद ऐसा हो सकता है कि वो मेडिसिन्स की वजह से आपको नेचुरली प्रेगनेंसी रुक जाए। ऐसा हो सकता है कि वो रीज़न्स होता है एग्जाम्पल की आपकी स्पर्म की फॉर्मेलिटी
उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि वो मेडिसिन की वजह से आपको रिज़ल्ट में फ़र्क मिल जाए और आपको प्रेगनेंसी रुक जाए, तो आपका काम वहीं से ख़त्म हो जाएगा। आपको IVF या IUI भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मेडिसिन की वजह से आप में चेंजेस नहीं होता है, उसके बाद IVF से पहले भी एक ट्रीटमेंट होती है IUI, तो वो करते हैं। उसमें मेरे साथ हुआ था कि मैं थक गई थी, इतने टाइम निकाला, इतने साल निकाले, तो हमने जाके सीधा सर को बोला कि सर सीधा IVF ही कर दो, हमें और वेट नहीं करनी है। तो सर ने मुझे बोला था कि ऐसा नहीं है, हम IUI, ऐसा हो सकता है कि आपको IUI से भी रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो मैंने सर को बोला था कि आपको पता चल सकता है कि IUI से रिज़ल्ट कितना मिलेगा। तो सर ने बोला था कि हाँ, मुझे IUI करने से पहले पता चलता है कि आपको कितना % रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो हो सकता है कि आपको IVF की ज़रूरत ना पड़े और IUI से भी आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तब भी आप IVF सेंटर पे जाओ। जी बिल्कुल नहीं, आप कभी जा सकते हैं। आपको इनफर्टिलिटी का कोई भी रीज़न्स की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो आप IVF सेंटर पे जा सकते हो। आपकी उसके पहले की भी कोई भी मेडिसिन्स या ट्रीटमेंट की वजह से आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है। उसके बाद जब वो सब देख लेते हैं, ट्रीटमेंट, रिपोर्ट्स, मेडिसिन्स, IUI, उसके बाद अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तब भी वो लोग IVF के डिसीज़न पे जाते हैं कि नहीं, अब उसको ज़रूरत है IVF करने की। तो आप कभी जा सकते हो। उसके लिए आपके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है और आपके सिर्फ एक ही रीज़न होना चाहिए कि आपको प्लानिंग कर रहे हो और 1 साल तक आपको नेचुरल कन्विंस नहीं कर रहे हैं, तब आप IVF सेंटर की विज़िट कर लो। अब बात करते हैं हम IVF ट्रीटमेंट। तो सबसे ज़्यादा मेरे मन में फोबिया था कि क्या IVF सर्जिकल है, IVF से पेन होता है, क्या मैं उसको सह नहीं पाऊँगी। तो जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। IVF इज़ अ पेनलेस और उसमें कुछ भी सर्जिकल प्रोसेस नहीं है, उसमें कोई भी स्टिचिंग नहीं लगती है, उसमें कोई भी कट नहीं लगता है। तो IVF के लिए ये मेरा सबसे बड़ा फोबिया था। मैंने डॉक्टर को बार बार यही पूछती रहती हूँ कि अभी मेरा ये ट्रीटमेंट का पार्ट चल रहा है, ये स्टेप चल रहा है, तो क्या उसमें मुझे प्रॉब्लम होगी, उसमें उसके बाद जब मेरा IVF हो जाएगा, मेरा बेबी बाहर आ जाएगा, तब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि IVF इज़ अ टोटली पेनलेस। उसमें कोई भी स्टिचिंग नहीं लगती, उसमें कोई भी कट नहीं लगता है। तो IVF इज़ अ टोटली पेनलेस। तो ये सबसे बड़ा मुझसे भी पूछने वाला सवाल है और मैंने भी डॉक्टर से पहला सवाल यही पूछा था जब हम फाइनली मेरे IVF पे डिसीज़न पे पहुँचे थे। तब मेरा पहला सवाल यही था कि IVF इज़ अ पेनलेस और नॉट। तो IVF इज़ अ टोटली पेनलेस। अब हम बात करेंगे कि IVF में एक्चुअल होता क्या है, IVF कैसे करते हैं, IVF के स्टेप्स कौन से होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो IVF करने से पहले आपके रिपोर्ट्स होंगे। तो रिपोर्ट्स आपके उसका रीज़न देख लेंगे, उसके बाद आपका IVF का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले रिपोर्ट्स के बाद आपका इंजेक्शन लगेंगे। इंजेक्शन फीमेल में लेंगे स्टमक पे, वो 10 या 14 लग सकते हैं। उसके बाद वो बीच बीच में आपके 5 इंजेक्शन लग जाएंगे। उसके बाद चेकअप करके देखेंगे कि उसके और कैसे इंजेक्शन लगाने हैं। किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं। वो आपकी ओवरीज और यूट्रस पे डिपेंड करता है कि आपको कितने इंजेक्शन लगने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपको इंजेक्शन लगेगी, स्टिमुलेशन बोलते हैं उसको। स्टिमुलेशन के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन की वजह से आपकी ओवरीज में जो एग्स बनते हैं उसको निकालने के लिए उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को वो चेंज करते हैं, जो उसको IVF करने के लिए सही मात्रा में और सही गुणवत्ता में चाहिए। उसके लिए आपको इंजेक्शन लगेंगे। वो उसके बाद का प्रोसेस होता है ओवम पिकअप, मतलब कि फीमेल की बॉडी में से एग्स को बाहर निकालना। मेरा दूसरा फोबिया ये था कि ओवम पिकअप में मेरा क्या होगा, कि मतलब कि मैं सह पाऊँगी कि नहीं, क्या होने वाला है। एवरीथिंग इज़ एक्साइटिंग फॉर मी। क्या मतलब क्या होगा, मैं सह पाऊँगी कि नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल से आपको एनेस्थेसिया देंगे, 15 मिनट में ही आपके एग निकल लेंगे और आपको कुछ भी नहीं होने वाला। आपको इवन आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपके बॉडी में से आपके एग निकाल लिए गए हैं। तो आपके बॉडी में से एग निकालने के बाद उसको लैब में फ्रीज कर लेंगे और आपके इसी टाइम पे आपके हस्बैंड का भी स्पर्म निकाल के उसको भी लैब में फ्रीजिंग में रख देंगे। उसके बाद 5 डेज़ के लिए आपके हस्बैंड का स्पर्म और आपको एग को लैब में फर्टिलाइजेशन के लिए रखेंगे। मैं जब IVF सेंटर पे नहीं गई थी, उसके पहले के मेरे IVF के बारे में
जितना सुना था, तो मैंने यही सुना था कि आईवीएफ मतलब कि टेस्ट ट्यूब बेबी में ये होता है कि फीमेल में से एग निकाल लिए, हस्बैंड में से स्पर्म निकाल लिया, उसको फ्रीज़ किया, उसके बाद उसको फर्टिलाइजन के लिए रखेंगे। जितने भी एम्ब्रायो मतलब उसमें से एम्ब्रायो बनेंगे, उसमें से पहले ऐसा होता था कि उसमें से बहुत सारे एम्ब्रायो आपके यूट्रस में डालते थे। उसमें तो जितने आगे बढ़ेंगे उसको आगे बढ़ने देंगे, उसके जो बाकी के हैं उसको निकाल लेंगे, मतलब डिज़ोल्व हो जाता है या उसको किसी भी तरीके से उसको मतलब आगे नहीं बढ़ने देते थे। पहले ऐसा होता था, तो मेरे मन में भी यही था कि यही होने वाला है मेरे साथ। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, एम्ब्रायो सिलेक्शन हुआ है, तो अभी वो 6 एम्ब्रायो ऐसे रहते हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, उसको वो फ्रीज़ कर लेंगे। उसमें से 2 हमारे यूट्रस में होता है और 4 उसको फ्रीज़ करते हैं। और वहाँ पे गई थी तब मैंने कंसल्टिंग में मुझे बताया गया था कि जो एम्ब्रायो स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, उसको फ्रीज़ करते हैं और उसको 100 ईयर तक भी वो लोग स्टोर करते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या आपका हस्बैंड मतलब पूरे साल घर पे नहीं रह सकते हैं, तब भी आप उसी के स्पर्म की मदद से आप मदर बन सकती है, आप प्रेग्नेंट रह सकती है। तो ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहला दूसरा है ओवम पिकअप में स्पर्म को बाहर निकालते हैं, एक को बाहर निकाल के उसको फर्टिलाइजन के लिए रखते हैं। 5 डेज़ तक उसका फर्टिलाइजन को डेली ऑब्जर्व करके चेक करते हैं। जब 5 डेज़ होता है, 5 डेज़ का एम्ब्रॉयज, जैसे जैसे सेल आगे बढ़ते हैं 5 डेज़ तक वो लोग वेट करते हैं और उसमें से 6 एम्ब्रॉयो ऐसे निकालते हैं जो बहुत अच्छी क्वांटिटी के हैं। उसमें से 2 आपके ट्रांसफ़र के टाइम सेकंड स्टेप्स ट्रांसफ़र का होता है और उसमें ट्रांसफ़र में आपके 2 एम्ब्रायो आपके यूट्रस में डालेंगे और बाकी के 4 है वो आपको फ्रीज़ करके रखेंगे। आपको दूसरा बेबी प्लानिंग करना होता है तब उसी में से 2 आपके यूट्रस में डाल देते हैं। मतलब कि उसका कॉस्ट होता है फ्रीजिंग का, और जब उसको निकालते हैं उसका भी कॉस्ट होता है, वो आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो आपको जब सेकंड बेबी प्लानिंग करना होता है तो आपको आईवीएफ की पूरी प्रोसेस में से पास नहीं होने पड़ता, मतलब कि इतना कॉस्ट भी नहीं लगता है और आप उस सारी प्रोसेस में से आप पास नहीं हो पाते हो। मतलब कि उसमें से 3 आपके रीजंस निकल जाते हैं, रिपोर्ट्स के निकल जाते हैं, स्टिमुलेशन का निकल जाता है, ओम पिकअप का भी निकल जाता है। अगर आपका दूसरा बेबी प्लानिंग करना हो तो आपको सीधे आईवीएफ सेंटर पे जाना है, बोलना है कि मुझे सेकंड बेबी प्लान करना है, आपके वहाँ पे रिपोर्ट्स होंगे और आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र के लेवल पे चले जाओगे। वहाँ से आपको यूट्रस में दूसरे जो 2 एम्ब्रॉय फ्रीज़ किए हैं वो आपको रख देंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हम आईवीएफ सेंटर से दी जाती है। उसके बाद ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हम 15 दिन के बाद हमारा पहला चेकअप होता है, एचसीजी हार्मोन्स का रिपोर्ट्स होता है ब्लड का, तो वो हमें करवाना होता है। उससे हमें पता चलेगा कि हमारी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। तो ये होते हैं आईवीएफ्स के नॉर्मल से स्टेप जो सबको समझ आएंगे। ऐसी लैंग्वेज में ही मैंने वीडियो बनाया है। मुझे बहुत सारा पता है लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी मदद से और कपल को भी हेल्प मिले, तो मैंने नॉर्मल सी लैंग्वेज में बहुत वीडियो किया है मेरा आईवीएफ एक्सपीरियंस के बेस पे। उसके बाद का मुझे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कि आईवीएफ जब हम करवाते हैं तो फुल्ली बेड रेस्ट होता है या हम कुछ भी मतलब नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। वो हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है कि हमें फुल्ली बेड रेस्ट करना है या हम थोड़ा कुछ टहल सकते हैं या काम कर सकते हैं। तो उसमें देखा गया है कि फुल्ली बेड रेस्ट नहीं होता है, उसमें कुछ सावधानियां रखनी है, जैसे कि आपको वेट नहीं उठाना है, आटा नहीं गूंदना है, पूरे दिन आपको बेड पर नहीं लेटना पड़ता। मेरा स्ट्रिक्टली ट्रैवलिंग नॉट अलाउड था, तो ऐसी को बहुत सारी ऐसी हमें केयर करनी है। जब इतने कॉस्ट एक्सपेंसेस करने के बाद, इतने टाइम के बाद हमारी जो प्रेगनेंसी आईवीएफ की हेल्प से ठहरती है तो हमें थोड़ी केयर करनी पड़ती है। तो वेट नहीं उठाना है, ट्रैवलिंग इज़ टोटली नॉट अलाउड फॉर मी, और कॉफ़ी और पाइनएप्पल मेरे लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो ये हो गई थोड़ी आईवीएफ करवाने के बाद की थोड़ी केयरिंग होती है। तो आपको वेट नहीं उठाना है, वो सब थोड़ी केयर हमें घर पे करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 9 मंथ तक आपको फुली बेड रेस्ट ही करना है। मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेरा आईवीएफ था, फिर भी मैं क्राफ्ट करती थी, सिंगिंग करती थी, डांसिंग नहीं किया था, गार्डनिंग भी किया था, लेकिन मतलब
वो बैंड होके वो कुछ नहीं किया था। गार्डनिंग में बहुत कुछ करती थी, थोड़ा थोड़ा पौधों में पानी डालना वगैरह मैं करती थी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने प्रेगनेंसी में किया था। तो ऐसा एक मिथ्स था, रूमर्स था कि आईवीएफ कराते हैं तो टोटली बेड रेस्ट है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं टोटली बेड रेस्ट मैंने भी नहीं किया था। मैं वीडियोस बनाती थी, मेरे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, उसका भी मेरा वीडियो यूट्यूब पे है, आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आईवीएफ करवाते हैं तो उसमें उसके बाद जब प्रेगनेंसी रुकती है तब भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसा भी मुझसे क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि जब आपके अंदर एम्ब्रायो डाले गए हैं तो उसको आपको बॉडी कितना सपोर्ट करती है, तो उसके लिए आपको सपोर्टिव मेडिसिन्स लगेंगे। वो भी सबकी अलग अलग होती है। वो डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी उसको, किसी की बॉडी जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेती है, किसी की बॉडी को टाइम लगता है, तो उसके लिए वहाँ से आपको सपोर्टिव मेडिसिन्स लगेंगे, तो उसका चार्जेस अलग से देना पड़ेगा। और दूसरा मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब पूरे महीने जब आईवीएफ से प्रेगनेंसी रहती है तो 9 मंथ्स तक इंजेक्शन लगते हैं। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैंने पहले बोला गया था कि जैसे मेडिसिन्स का है ऐसा ही इंजेक्शन्स का है। उसमें इंजेक्शन भी लगते हैं लेकिन वो भी पेनफुल नहीं होते हैं। वो भी आपकी बॉडी, आपकी जो एम्ब्रायो है उसके हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, तो वो उसके हार्मोन्स के आपको इंजेक्शन दिया जाता है। वो आपको बेबी जो बढ़ रहा है अंदर एम्ब्रायो, वो आपकी बॉडी का हार्मोन्स उसको कितना सपोर्ट करता है उस पर डिपेंड करता है। किसी का 15 दिन करता है, उसके बाद वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है हार्मोन्स जो बेबी को आगे ग्रो अप करने के लिए चाहिए। तो किसी को 15 दिन लगते हैं, किसी को 20 दिन लगते हैं, किसी को 3 मंथ्स लगते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर 5 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो उसका भी कोई हम श्योर नहीं है कि किसी को कितना लगने वाला है। वो आपकी बॉडी पे डिपेंड कर लेगा कि आपको इंजेक्शन्स की मदद से हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, वो कितनी पड़ेगी, वो आपको बॉडी पे डिपेंड करता है। कभी कभी थोड़े इंजेक्शन लगने के बाद वो अब हमारा बॉडी खुद ही उसको सपोर्ट करने लगता है, तो आप इंजेक्शन उसको नहीं लगती और उसकी बॉडी नेचुरली हार्मोन्स क्रिएट करती है, उसकी वजह से भी आपका एम्ब्रायो है वो आगे बढ़ेगा। तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता है कि सबका एक जैसा ही होता है। मुझे 3 मंथ्स तक लगे थे, मेरी फ्रेंड को 5 मंथ्स तक लगे थे, मैंने एक सुना था उसको 9 मंथ्स तक भी लगे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ ऐसी ट्रीटमेंट के बाद भी ऐसे बहुत सारी केयरिंग होती है जो हमें रखनी है घर पे। मतलब वेट नहीं उठाना है, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर डिपेंड करते हैं, उसके लिए कुछ सावधानियाँ बरतनी है। लेकिन आईवीएफ के बारे में लोगों को मैंने देखा था कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स थी, ऐसी मतलब बहुत सारे लोगों को आईवीएफ के बारे में बहुत सारा नहीं पता था। कुछ रूमर्स थे, कुछ मिथ्स थे। तो उसके लिए जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैंने देखा कि बहुत सारा ऐसा है जो लोगों को नहीं पता है। तो मुझे लगता था कि मुझे ये बताना चाहिए। मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मैं उसमें से पास हुई हूँ, तो मुझे लगता था कि मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैंने ये आईवीएफ का वीडियो बनाया था, ताकि और बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो आईवीएफ करवाना चाहते हैं लेकिन मैंने जो बताया उनमें से बहुत सारे रीजंस की वजह से वो नहीं करवा पाते हैं। तो मैंने क्लियर किया है कि आईवीएफ करवाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मुझसे देखा जाए तो आईवीएफ करवाना चाहिए। मुझे पूछा गया था कि आपने कौन से आईवीएफ सेंटर से किया था, तो मैं बता दूं कि मैंने नोवा आईवीएफ सेंटर से मेरा आईवीएफ हुआ था। मेरा आईवीएफ किया था अनिल जस्सानी सर ने। बहुत सारे हैं वहाँ पे, जो ट्रीटमेंट होती है वो भी बहुत अच्छी है। वहाँ का स्टाफ भी बहुत मतलब फैमिली जैसा बिहेव करते हैं। मतलब हमें लगता है कि नहीं, हमारा कोई फैमिली मेम्बर है जैसे ही हमें ट्रीटमेंट मिल रही है। बहुत अच्छा क्लिनिक था और मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा था। आईवीएफ के कॉस्ट के बारे में मुझे एक बात क्लियर करनी थी कि ऐसे बहुत सारे कपल है, उनमें से इंक्लूड हम भी है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे कपल है कि जिसको कॉस्ट की वजह से आईवीएफ पोस्टपोनिंग हो रहा है, जो मतलब उसको करवाना है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है जो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, वो कि बहुत सारे पैसे लगेंगे तो हम आईवीएफ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि अब अगर आप नोवा आईवीएफ सेंटर भी जाते हो तो आपको वहाँ से एक फैसिलिटीज़ दी जाती है ईएमआई की। अगर आपका आईवीएफ का जितना भी कॉस्ट है आपको उसको एक ही बार में पे नहीं करना है, उसको आपको थोड़े थोड़े करके ईएमआई करके भी आप दे सकते हो। तो ये आप
आपके लिए एक नई उम्मीद लेके आई है कि अगर आपको IVF करवाना हो और आपको पैसों की वजह से या कॉस्ट की वजह से आप नहीं करवा रहे हो, कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो अब आपकी IVF रुक रही है या पोस्टपोन हो रही है, तो आप एक बार विज़िट कर लो। वहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे सपोर्ट मिलता रहेगा, कॉस्ट को लेके भी, आपको टेस्ट को लेके भी, आपके फीलिंग्स के लेके भी। तो आप एक बार विज़िट कर सकते हो वहाँ पे। आपको ऐसा नहीं है कि आपका IVF का कॉस्ट 2 लाख है या उससे ज़्यादा है और आपको उसके एक ही बार में पे करना है और आपके पास इतना पैसा नहीं है और आप उसकी वजह से आप विज़िट नहीं कर पा रहे हो। तो आप एक बार विज़िट करके देख लो, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और ऐसा बहुत सारे कपल मैंने देखे हैं कि उसको IVF करवाना है लेकिन पैसों की वजह से नहीं कर पाते हैं। मुझे बहुत बुरा भी लगता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो आप एक बार विज़िट कर लो, वहाँ से आपको उसके लिए भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा।